नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। मैं आज इसके बिजनेस, टेक्निकल और फाइनेंशियल तीनों चीज़ का डिस्कस करके आपको बताऊंगा और ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप तक ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें, बिकॉज अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर बात कर लोगे तो एशियन पेंट इज द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया। द कंपनी 18+ ईयर ओल्ड बिजनेस हैज़ मेजर ब्रांड लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर, एपको, ईटीसी अंडर इट्स अम्ब्रेला। तो जो कंपनी के मेजर ब्रांड्स है, एशियन पेंट्स है, बर्जर है, एपको, जो इनके नीचे एशियन पेंट्स के नीचे काम करती हैं। द कंपनी इज इनटू वॉल पेंट्स, वॉल कवरिंग, वाटर प्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग, वॉल स्टिकर, मैसेनाइट टूल्स, एडहेसिव, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी वेयर, लाइटनिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग एंड यूपीवीसी। तो कंपनी का जैसा आपको नाम सुन के पता चला होगा कि एशियन पेंट्स है, जो इनका जो मेन काम पेंट्स का है, लेकिन उसके अलावा पेंट के अलावा ये कंपनी जो है वॉल कवरिंग भी बनाती है, वाटर प्रूफिंग जैसे आप कोई भी आपका मान लीजिए आप कोई भी फर्श आपका बनवा रहे हो, कुछ भी बनवा रहे हो, तो उसमें जो सीलन ना हो उसके लिए ये वाटर प्रूफिंग बनाती है। टेक्सचर पेंटिंग की बात कर लिया जाए तो कंपनी ये भी बनाती है, वॉल स्टिकर भी बनाती है, मैसेनाइट टूल्स भी बनाती है, एडहेसिव बनाती है। तो अगर सैनिटरी वेयर की बात कर लो वो भी बनाती है। सॉफ्ट फर्निशिंग, पीवीसी विंडोज़ होते हैं, वो अभी जो अभी के मॉडर्न एरा में है इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज लकड़ी वाले आपको कॉस्टली भी पड़ेंगे, दूसरा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। वो थोड़ा मतलब समय समय के बाद अब वैसी लकड़ियाँ भी नहीं मिलती जैसे पहले मिलती हैं। अब समय समय के बाद वो क्या होता है, उनका लाइफ जो होता है 8 से 10 साल में वो उसमें से मिट्टी वगैरह निकलने लगती है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अभी पीवीसी विंडोज़ जो हैं और पीवीसी के दरवाजे भी आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनियां बनाती हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 2,17,302 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस जो है 2,265 के आसपास है। 52 हाई लो की बात कर लिया जाए तो 3,395 हाई है, लो है 2,208 के आसपास। स्टॉक पी की बात कर लोगे तो 46.2 है। बुक वैल्यू 188, और बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड करी है कंपनी। तो जनरली दोस्तों बहुत अच्छी कंपनियां जो होती हैं बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करती हैं। डिविडेंड टेल की बात कर लिया हो तो 1.45%। तो डिविडेंड टेल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और अच्छी कंपनियां डिविडेंड देने में विश्वास नहीं करती। जहां मुझे लगता है आप अगर अनुभव किए होगे तो आपको भी यही लगा होगा। तो अच्छी कंपनियां रिटर्न देने में विश्वास करती हैं, डिविडेंड देने में नहीं। आरओसी की बात कर लोगे 37.5% के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। आरओई की बात कर लोगे 31.4%, ये भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास है, तो 1 रुपया है, तो ये भी बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, आपको क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। क्यों कंपनी का यहाँ पे जो प्राइस है वो ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे आप सितंबर 2024 में तो जो कंपनी का टोटल सेल्स है वहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इसे कंपेयर करोगे तो लगभग लगभग 450 करोड़ के आसपास का कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है? क्या इसी कंपनी में फॉल आया कि इस सेगमेंट की सारी कंपनियां हैं उसमें फॉल आया? तो इसके लिए हमको चलते हैं, मैं आपको पीर कंपेरिजन में चलता हूं और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्वार्टर सेल्स में, अगर आप देखते हो क्वार्टर सेल्स वेरिएशन में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एशियन पेंट्स में आया है, नेरोलैक में आया है, और सब में कंपनी में जो है ऑलमोस्ट फॉल देखने को आपको मिल रहा है। क्वार्टर सेल्स वेरिएशन में अगर आप देखोगे तो -5.32%, -0.26% के आसपास इसमें फॉल देखने को मिल रहा है नेरोलैक में। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन में जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे कंपनियों में फॉल देखने को मिल रहा है। अगर टॉप जितनी भी 6 कंपनियां हैं जिनका डाटा अवेलेबल है उसमें से 4 का आपको प्रॉफिट में फॉल देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है केवल कि एशियन पेंट्स में ही फॉल आया है, ये सेल्स में चाहे नेट प्रॉफिट में, ये सारे कंपनियों में फॉल आया है जो कंपनी पेंट सेगमेंट में काम करती हैं। तो और दोस्तों जैसा आपको पता है कि 80 साल पुरानी ये कंपनी है, तो आपको क्या लगता है इसके सेल्स में फॉल आया तो ये कंपनी फिर से ग्रो नहीं करेगी? डेफिनेटली ग्रो करेगी, बिकॉज 80 साल से जिसका बिजनेस चला रहा है उसका मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया होगा, वो बिजनेस करना अच्छे से जानते होगी, पब्लिक को क्या डिमांड है, मार्केट में क्या डिमांड है उसको अच्छे से जानती है, उसको पहचानती है। तो ठीक है, 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में अगर सेल्स डिक्रीज होता है तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाता है। तो कंपनी इस बात को समझती है, वो पब्लिक जो में जो डिमांड है उसको फुलफिल करके फिर से अपना सेल्स बढ़ाएगी और डेफिनेटली बढ़ाएगी। तो इस तरह से दोस्तों पैनिक नहीं होना है, चीज़ों को समझना है, सोचना है, फिर उस हिसाब से अपने को
ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अच्छी कंपनियाँ जब भी नीचे आती हैं वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, बट मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। क्या अगर रिलायंस पावर अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्री अगर टॉप से 50% नीचे आती है तो क्या वहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आती है? क्योंकि कंपनी का सेल्स कम हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि कंपनी डूब जाएगी, कंपनी का शेयर प्राइस डूब जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी ये बड़ी कंपनियां नीचे आती हैं तो वहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, बट वो आपके नॉलेज लेवल और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उस पर डिपेंड करता है कि वो आप कैसे हैंडल करते हो चीज़ों को। चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ी हो जाती है, लेकिन आगे हम बात करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट का। बात करोगे तो ये भी सेम रीजन मैं दिखा चुका हूँ। सेल्स में अगर डिक्रीज होगा तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे P&L स्टेटमेंट में अगर चलते हो तो यहाँ पे TTM में देखो तो TTM में कंपनी का जो सेल्स है वो भी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 500-600 करोड़ के आसपास कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज अगर ये पिछले 2-3 क्वार्टरों की बात कर ली जाए तो उसमें कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है। तो ये तो वो 4 क्वार्टर को मिला के ही एक TTM में अगर यहाँ पे टोटल सेल्स P&L स्टेटमेंट में, बिकॉज ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। अगर जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है, अर्निंग पर शेयर में भी थोड़ा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, बैलेंस शीट में चलते हैं। कंपनी के ऊपर बोरोइंग जो है 2516 करोड़ के आसपास कंपनी की बोरोइंग है। और कंपनी का रिजर्व देख लेते हो तो 17,928 करोड़ हाईएस्ट एवर रिजर्व है। जब से कंपनी का डाटा अवेलेबल है तब से अगर हाईएस्ट एवर कंपनी के पास रिजर्व है। अगर मार्च 2024 वाले को छोड़ देते हो तो बोरोइंग 2516 करोड़ के आसपास है। फिक्स असेट हाईएस्ट एवर नंबर है। फिक्स असेट CWIP जैसे ही काम पूरा होगा वो यहाँ पे फिक्स असेट में चला जाएगा। तो सब कुछ शानदार है, केवल सेल्स में गिरावट की वजह से स्टॉक प्राइस में गिरावट आया है। अगर यहाँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हो तो 6104 करोड़ के आसपास हाईएस्ट एवर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, बोथ आर गुड साइन। अगर आगे चल के हम बात कर लेते हैं तो ROC की बात कर लोगे दोस्तों तो यहाँ पे मार्च 2024 में 38, 23 में 34, यहाँ पे 22 में 29, 34, 33, इस तरह से आप देखोगे तो कंपनी का ROC बहुत शानदार है। अगर चलते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं, यहाँ बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो यहाँ पे 52.63% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। FIIs ने अपना स्टेक डिक्रीज़ किया है, बट DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक ने भी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ गई है। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो पब्लिक के अलावा FIIs प्लस DIIs प्लस प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट कंपनी का 80% शेयर है। तो जो कंपनी में जो हैंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बहुत ज़्यादा हैं। जो रिटेल पब्लिक है उसके पास केवल अगर आप देखोगे तो 20% के आसपास ही शेयर है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स बहुत ज़्यादा है। स्टॉक प्राइस अगर बहुत ऊपर से ऑलमोस्ट कंपनी 50% के आसपास करेक्ट हुई है तो उसमें बड़े लोगों का भी पैसा लगा होगा। तो बड़े लोगों का पैसा लगा होगा तो वो तो लॉस में बेचेंगे नहीं। हमारे और आपके जैसे है नहीं कि वो सोचें कि हम लॉस में निकल जाते हैं, दूसरे शेयर में लगा देंगे, पैसा बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता दोस्तों। जो बड़ा प्लेयर होता है वो अपना प्राइस, अपना प्रॉफिट सब कुछ देख के लगाता है कि कहाँ हमको निकलना है, कहाँ लेना है, स्टॉक नीचे आ गया तो कैसे ऊपर लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आगे चलते हैं हम दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में दोस्तों 2-3 चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। पहली चीज़, कंपनी एक आपको यहाँ पे रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो अगर आप देखते हो तो जब भी कंपनी यहाँ से निकली, जब ये कंपनी यहाँ से निकली तो ऊपर गई, यहाँ पे हाई बनाई, फिर सेम के आसपास ट्रेड की, फिर यहाँ गई, फिर आई, फिर गई, फिर कंपनी यहाँ पे आई, यहाँ पे फिर गई कंपनी, यहाँ पे आई। और ये वाला जब इसने सपोर्ट तोड़ा तो ऑलमोस्ट कंपनी जो है नीचे की तरफ जाके, और जो इसका उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ पे कंपनी ट्रेड करी है। तो पहला इससे हमको क्या लगता है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट फिर सेम लेवल के आसपास यहाँ ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर आप देखोगे तो ट्रेड कर रही है और कंपनी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है कि मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का पीरियड चालू हो चुका है। ये वाला जो फॉल था, ये वाला फॉल था, ये बहुत तेज़ी वाला फॉल था। लेकिन जो अब ये वाला फॉल है, अगर यहाँ पे नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे फॉल नहीं है, ये एक कंसोलिडेशन चालू हो गया है। तो अगर यहाँ से कंपनी चलना चालू करती है तो ये ज़रूर जो इसका नेक्स्ट है 3560 के आसपास, यहाँ से यहाँ पे जाती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। और थोड़ा सा अगर सेल्स में जो नंबर है वो जैसे इंक्रीज चालू कर देते हैं, कंपनी आपको ऑलमोस्ट अपने जो लाइफ टाइम हाई को है उसको टच करते हुए दिखाई देगी। तो इसमें जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना है वो हमको किस हिसाब से देखना है, वो किस हिसाब से बना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इंडिकेटर पे जाना है। यहाँ पे हमको सर्च करना है RSI।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हम सर्च कर लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा लेना है सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में क्या है, इसको हमको जस्ट दो इंडिकेटर हमको यूज़ करना है, ठीक है। अब हम जाएंगे मूविंग एवरेज वाले इंडिकेटर पे, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, ये जो लेंथ है इसको 200 डेज कर देंगे। हमने कर दिया 200 डेज। ये आपको मैं एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बेस्ड स्ट्रेटेजी बता भी रहा हूँ आपको, साथ ही साथ इस स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ और एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न, दोनों चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें वीडियो, अंत तक देखें, अंत तक बने रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप देखो, दो चीज़ मैं आपको दिखा दिया, 200 इसका मूविंग एवरेज ले लो। दूसरा आपको लेना है RSI में जो मिनिमम लेवल होता है वो ऑलमोस्ट 30 के आसपास होता है। हाईएस्ट वाला आपका 70 के आसपास, 30 नहीं, ऑलमोस्ट आप 25 के आसपास मान सकते हो। तो ये जो नीचे वाला लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपको 25 के आसपास होगा, ये 75 के आसपास होगा। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी और अच्छी कंपनियां जो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं और अच्छा बिजनेस है उनका, बहुत ज़्यादा दिनों से मार्केट में है, 10 साल 20 साल 30 साल से, तो उन पे ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। मैं अच्छी कंपनी का अगर आप वीडियो की बात करोगे, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में, अगर वीडियो अच्छे से देख के कमेंट सेक्शन में अगर बोलते हो, तो मैं अच्छी कंपनियों के बारे में एक बार आपको लिस्ट बना के दूंगा, चाहे उसके लिए वीडियो बना के अपने चैनल पर डालूंगा। तो अगर आप यहाँ से बात करते हो तो आपको देखिए, दो चीज़ यहाँ पे कंडीशन मीट करना है। सबसे पहला कंडीशन जो RSI है वो ऑलमोस्ट 30 के आसपास होना चाहिए। दूसरा जो मूविंग एवरेज है वो आपका ऑलमोस्ट 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो दोनों कंडीशन मीट करता है। RSI जो अभी कंपनी का है वो ऑलमोस्ट, अगर आप बात करोगे तो 24.64 के आसपास है, तो 30 से नीचे है। दूसरा 200 मूविंग डेज के नीचे कंपनी है। अब इसका टारगेट जो है, टेक्निकल टारगेट क्या निकल के आता है, एज़ पर जो मतलब लोग बताते हैं वो 70 के, जब भी कंपनी का 75 का RSI जैसे ही पहुंचता है, हमको तुरंत वहां सेल कर देना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो वंस वो रैली स्टार्ट होती है, वो लाइफ टाइम हाई तक चलती हैं, वो रुक नहीं सकती बीच में। तो जैसे ही रैली स्टार्ट होगी, तो मेरे हिसाब से मेरा टेक्निकल टारगेट लाइफ टाइम हाई होता है। लेकिन आपका टेक्निकल टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसाइड कर ले। मेरे हिसाब से केवल सीखेंगे, मैं आपको केवल सिखाऊंगा, ऐसे ही सिखाता रहूँगा। तो अगर कंपनी यहाँ से चलना चालू करती है, तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है, जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, तो अगर यहाँ से कंपनी का लाइफ टाइम हाई की बात कर ले, तो मैं सारी चीज़ें एक बार हटा के आपको दिखा देता हूँ। जब कंपनी यहाँ से लाइफ टाइम हाई पे चलेगी, जहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो अगर आप यहाँ से बात करते हो लाइफ टाइम हाई की, तो ऑलमोस्ट आपका कितना परसेंट गेन है, 56-57% के आसपास हम गेन मान के चलते हैं कि कंपनी का यहाँ से अगर चलना चालू करती है तो 57% के आसपास गेन है। तो अगर 57% पैसा, ऑलमोस्ट 60% मान लेते हैं ऑन एवरेज, 60% पैसा कमाने में आपको 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने लग जाए, तो इट्स नॉट अ बैड डील। और कंपनी का बिज़नेस, आपको क्या लगता है कि ये 1 से 2 क्वार्टर और लगेंगे, कंपनी का बिज़नेस बिल्कुल सुधर जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।